हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। शाम के 7 बज चुके हैं और ये हिंदी पेडागोजी की थर्ड लेक्चर आज आप ले रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं और बीटीसी सेकंड सेम और फर्स्ट सेम वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हिंदी की ऑप्शनल सीरीज जो कि मैंने आपको पहले भी सभी लोगों से डिस्कस किया था कि थ्योरी और ऑप्शनल क्वेश्चन में से आपको जो चूज करना है आप कर सकते हैं। तो सारे लोगों ने कहा कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही पढ़ा रहा है। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, जो कि तो जैसे कि तैसे ही एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। कई बार इनसे रिलेटेड बातें भी पूछ ली जाती हैं और हम साथ के साथ सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो ये सीटेट 2020 हिंदी शिक्षा शास्त्र पेडागोजी की थर्ड क्लास है। इससे पहले की दो वीडियोज आपको मिल चुकी होंगी थी। शाम के 7 बज चुके हैं और ये हिंदी का थर्ड लेक्चर है। तो सभी को बताया कि सारे इंपॉर्टेंट है और आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आपने पढ़ लिया है, अगर पढ़ लिया है तो यहीं से आपके 15 नंबर क्या होने वाले हैं, पक्के होने वाले हैं। तो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था पहले इसके साथ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल मिलते रहें। और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम में दे दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो गाइज अपनी सीरीज को शुरू करते हुए उससे पहले शेयर कर दीजिए अगर आपको पिछली वीडियोस आपको पसंद आई हैं। तो वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? तो लेव वाइगोत्स्की जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में हमने पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस किया था। तो लेव वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, अर्थात इन्होंने जो अपने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जो अपने सिद्धांत दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये भाषा विकास के क्षेत्र में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो उससे रिलेटेड है संज्ञानवादी। संज्ञानवाद मतलब संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे। तो ऑप्शन पहला क्या है हमारा? गलत है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इंपोर्टेंट इसमें कौन है? व्यवहारवाद की बात कौन करते हैं? तो वाटसन किसकी बात करते हैं? व्यवहारवाद की। और लेव वाइगोत्स्की जो कि रशियन है, और मैं आपको बता दूं कि 38 ईयर की छोटी सी एज में ही इन्होंने इतना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है कि ये एक महान साइकोलॉजिस्ट शिक्षा के क्षेत्र में माने जाते हैं। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? लाइव वाइगोत्स्की ने भाषा विकास से रिलेटेड सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो ये एक रचनावादी साइकोलॉजिस्ट थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की 1896 टू 1934 का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का जो एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः है रूसी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट, तो ये रशियन है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। तो जीन पियाजे के से जिस तरह से जीन पियाजे ने इस बच्चे के विकास के बारे में कहा है कि बच्चे ज्ञान का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बच्चे ज्ञान का उत्पादन करते हैं, वैसे इनका भी मानना है कि वाइगोत्स्की का भी यही मानना है कि बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास एकांकी नहीं होता, क्योंकि पियाजे ने सिर्फ संज्ञान को ही क्या माना है? अपने सिद्धांतों में महत्वपूर्ण माना है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या है कि सिर्फ संज्ञानात्मक विकास एकांकी नहीं हो सकता। इन्होंने भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ भी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होता है। तो इनका ये मानना है कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो वही भाषा होती है जो उसके आसपास के समाज में बोली जाती है। और भाषा को क्या होती है? अर्जित होती है। भाषा क्योंकि पैदा होने वाले बच्चे को भाषा सिखाई नहीं जाती है, वो स्वयं उसे अपनी माँ से या अपने पास पड़ोस से उसको अर्जित कर लेता है। क्वेश्चन 2, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो वाइगोस की किसकी बात करते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। गाइस अभी तक आपने अगर नोट नहीं किया तो आप क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए, अपना पेन और नोटबुक ले लीजिए। गाइस सब्सक्राइब का ध्यान रखिए थोड़ा। वीडियो अगर आपको पसंद क्वेश्चन आते हैं तो लाइक करते चलिए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण कराते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? देखिए गाइस, हिंदी पेडागोजी की लिए क्लास है तो ये बाइलिंगुअल है वैसे तो लेकिन सभी को ध्यान रखना है कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, और वो भी इसमें भी मानक शब्दों का हम यूज करते हुए चलेंगे, प्रयोग करते हुए चलेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो हिंदी, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मैंने आपको क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन की जो थीसिस है उसको समझने के लिए पहले भी बताया था कि क्या करना है, क्वेश्चन को वर्ड में तोड़ लेना है। तो इसमें प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्राथमिक स्तर मतलब कि बच्चा फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास से रिलेट करता है। तो उसको अगर आप भाषा का शिक्षण करा रहे हैं, हिंदी भाषा का, तो आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, किस पॉइंट पर आप सबसे ज्यादा प्रेशर डालेंगे? तो हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, देखिए छोटा बच्चे को सिर्फ बोलना, अभिव्यक्ति का ही ज्ञान भाषा में से रिलेटेड कराना है। तो मानक वर्तनी से रिलेटेड अगर प्राथमिक स्तर पर बात की जाती है तो ये ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा।
क्योंकि छोटे बच्चे बच्चे से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो भाषा की मानक शब्दों को बोलेगा, क्योंकि उसकी वर्तनी में ही अशुद्धियां होंगी। तो मानक वर्तनी बिल्कुल प्राथमिक स्तर के लिए तो बिल्कुल ये नहीं है। तो हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियां, तो मैंने अभी पहले ही बताया कि सिर्फ छोटे बच्चे को भाषा का उतना ही ज्ञान देना है कि वो अपने विचारों को सिर्फ अभिव्यक्त करना सीख जाए, ना तो मानक वर्तनी और ना ही मुहावरे और लोकोक्तियां उसका सही आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, तो वाक्य रचना निर्माण, शब्द निर्माण का ज्ञान भी बच्चे को प्राथमिक स्तर पर नहीं कराया जाता है। तो ऑप्शन ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। तो देखिए, जब बच्चा जो छोटा होगा, अगर वो छोटा बच्चा लैंग्वेज को, भाषा को, शिक्षण को एंजॉय करेगा, तो ही वो अपनी बातों को सही से क्या कर पाएगा, अभिव्यक्त कर पाएगा। और जब बच्चा किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेगा तभी लेगा जब उसे वो चीजें अच्छी लगेंगी। तो हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। तो अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किससे है? तो देखिए, यहाँ पे चार महान साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा गाइस। और अपने आंसर्स आप साथ के साथ कमेंट करते हुए चल सकते हैं। और बाद में आपको बताना है कि सभी को पता है कि 15 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, और देखना है कि किसके कितने इसमें से सही होते हैं। तो कमेंट करके सभी पहले आंसर कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको पता, आप ऑप्शन सही बाद में देखें तो आपको पता चले कि आप कितने पानी में हैं। तो अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? तो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो अंतर्निहित भाषा क्षमता की बात करता है? मतलब कि ये कहते हैं कि भाषा अंतर्निहित है, जन्म से ही होती है भाषा अर्जन की क्षमता। तो ऐसे कौन है? वाइगोत्स्की नहीं है, क्योंकि वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि वाइगोत्स्की सिद्धांत के अकॉर्डिंग सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भाषा का विकास होता है। स्किनर अनुकरण की विधि को भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास को एकांकी समझते हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चोम्स्की। तो अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किससे होता है? चोम्स्की किसके साथ है? चोम्स्की के साथ है, क्योंकि चोम्स्की ने बताया है कि बच्चा जो होता है वो पैदा होने के साथ ही भाषा अर्जन की क्षमता ली होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये भी बताया कि बच्चे के गले में कुछ ऐसी बच्चे के गले में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे भाषा अर्जन में सहायता मिलती है। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चोम्स्की का क्या मानना है कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो आंतरिक होती है। तो बच्चा जो भाषा सीखता है, उसकी मातृभाषा उसको सिखाई नहीं जाती है, वो अपने माता पिता से ही उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसे ही अर्जित करता है। तो अपने आसपास जो भी लोग शब्द बोलते हैं, तो वो अपने माता के शब्दों को बचपन में ही, 8 से 10 महीने की एज में ही बच्चा अपने माता के शब्दों को पहचान लेता है, और उनके प्यार भरे शब्दों और गुस्से वाले शब्दों को में भी भेद कर सकता है। चोम्स्की के अनुसार बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हैं, वे वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, बच्चे जो होते हैं निश्चित नियमों में वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं, नए वाक्यों एवं शब्दों का इनसे ही क्या होता है, निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4। तो सही आंसर हमारा हो गया था उसमें चोम्स्की। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6, 7 और 8 की यहाँ पे बात हो रही है। तो 8th क्लास तक बच्चा लगभग 11 साल का होता है। तो आप उसी क्वेश्चन को टुकड़े टुकड़े करके देखिए। उच्च प्राथमिक मतलब बच्चा 8th क्लास तक का है और उसकी एज लगभग 11 वर्ष है। तो इस एज ग्रुप के बच्चे को किस लेखन कार्य में के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना। तो 11th की एज तक बच्चे को जल संरक्षण से रिलेटेड बातें नहीं सिखाई जाती। मैंने पहले ही बताया कि हम हिंदी भाषा की क्लासें ये चल रही है, तो हिंदी से रिलेटेड ही हम यहाँ पर सब कुछ करते हुए चलेंगे। तो जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना गलत आंसर है। आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, ये भी क्या है हमारा, गलत है। अधूरी कहानी का अंत लिखना, ये भी गलत है। तो देखिए, प्राथमिक के बाद उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे को सिर्फ अभिव्यक्ति, अपने आप को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, अपने भाषा विकास को थोड़ा सुधारना ही का ही क्या किया जाता है, उनको यही सब सिखाया जाता है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए डायरी लिखना। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डायरी लिखना होगा, ताकि वो अपनी लैंग्वेज में खुद को अभिव्यक्त कर सकें। उसके लिए उनको क्या सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए है डायरी लिखना। तो सही आंसर होगा इसका डी। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो देखिए, छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर और जूनियर की यहाँ पर
ये कक्षाएं हैं, सीटेट की तैयारी आप उसी के लिए कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना भी है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो देखिए, अगर कोई किसी छात्र को भाषा का शिक्षण दिया जा रहा है, उसकी पाठ्य पुस्तक में किन चीजों का चयन किस आधार पर किया जाए, ये सब एक अच्छे शिक्षक को पता होना चाहिए कि किस किताब, कौन सी पुस्तक छात्र के लिए सब सर्वश्रेष्ठ है। तो उसका पता कैसे लगेगा? आकर्षक चित्रों के द्वारा, पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता या कागज की गुणवत्ता। देखिए, अभ्यासों की बहुलता, क्योंकि बच्चे पर इतना ज्यादा प्रेशर हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, और कागज की गुणवत्ता से भी शिक्षा का कोई मतलब नहीं करता है। तो आकर्षक चित्र और पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, इन दोनों में से आपको एक सही आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। तो देखिए, जैसे किसी बच्चे को भाषा का शिक्षण कराया जाता है तो उससे उसे उसके आसपास उसकी मातृभाषा से जुड़ी हुई, उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें ही बताई जाती हैं। तो बच्चा क्या करता है, उसे जल्दी ग्रहण कर लेता है। अगर उसे उसी की मातृभाषा में समझाया जाएगा तो वो क्या करेगा, उसे जल्दी ग्रहण करेगा। तो पाठों का जो चयन है, वो पाठों का जो उद्देश्यपूर्ण चयन है, तो उस पाठों का उद्देश्य किस तरीके का होना चाहिए कि वो बच्चे से जुड़ा होना चाहिए, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। तो अगर उससे जुड़ा हुआ है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। नंबर 6 क्वेश्चन। तो गाइस कमेंट करते हुए चलिए, काफी लोग कमेंट करने में बिल्कुल हिचकिचाते हैं, लगता है शायद आप टाइपिंग करनी नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं ना तो वही बता दिया, आप माइक यूज कर सकते हैं ऑप्शन डी बोल के ऐसे। तो श्याम अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारण करता है, आप क्या करेंगे? तो देखिए, कोई छात्र है श्याम, वो ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलता है। मान लीजिए वो सड़क को तड़क बोलता है या रबड़ को रबर बोलता है, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करता है। तो एक भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? अगर आप उसे भाषा की शिक्षा दे रहे हैं और वो किसी एक प्रॉपर वर्ण को लेकर, किसी अल्फाबेट को लेकर उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो एक भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें ऑप्शंस आप देख लेंगे। उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उसे ड वाले शब्दों की सूची को बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का ये टाइम है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। तो शिक्षक एक केवल शिक्षक की भूमिका सिर्फ एक मार्गदर्शक और एक मित्रवत ही है। तो आप उसे किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकते और ना ही आप उसे ऐसी चीजें रटाने वाली बातों पर भी हम फोकस नहीं करेंगे। और अगर आप बच्चे को सिर्फ शब्दों की, उन्हीं जो शब्दों में उसे समस्या होती है, अगर उन्हीं शब्दों की सूची रटवाई जाएगी तो वो उसके अलावा, लेकिन वो सूची सिर्फ उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए दी जाएगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उससे उसका क्या होगा, नहीं सुधरेगा। तो हम क्या करेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसे सहायता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, सिर्फ सूची को पढ़कर और लिखकर अभ्यास करने से उसका उच्चारण नहीं सुधरेगा, और ना ही अगर वो अध्यापक के पीछे पीछे भी दोहराएगा तो वो सिर्फ उसकी नकल करेगा, लेकिन अगर उसके अलावा भी वर्ड है तो उसमें भी क्या होगा, उसे प्रॉब्लम होगी। और ड वाले शब्द की सूची को बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे, तो ये भी क्या है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो गाइस, अगर किसी को स्पीड बोलने की तेज लग रही है तो वो राइट कॉर्नर के 3 डॉट्स पर जाकर प्लेबैक स्पीड को थोड़ा 0.75 पर करके भी आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना होता है और इसके बाद दूसरी वीडियो भी बनानी होती है। तो क्योंकि आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराने का हमारा काम है, और काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने में ना बहुत सारी वो कर रहे हैं लालच। तो आपको प्रॉपर टाइम पर लिंक तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो और साथ बेल के आइकन भी दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी ना टाइम से मिलने लगेंगे। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा पर अधिकार प्राप्त करने से मतलब है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, एकदम उस भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों के अर्थ को जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो सबसे अधिक क्या है भाषा पर अधिकार करने के लिए? देखिए, सिर्फ भाषा का अर्थ जानने के लिए आप उस पर पूरा अधिकार नहीं कर सकते। भाषा की वाक्य संरचना और उसका व्याकरण एक ही दोनों एक ही परिप्रेक्ष्य में जुड़े हुए शब्द हैं। तो वाक्य संरचना मतलब व्याकरण से ही रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। तो भाषा का व्याकरण या वाक्य संरचना जानना भी क्या है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं तो आप उस पर आपका पूरा क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। देखिए, आप अपने आसपास जहां पर आप रहते हैं, आप उस क्षेत्र की भाषा को अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर आप उसे छोड़कर किसी अन्य भाषी क्षेत्र में चले जाएं जहां पर आप 2 से 3 साल या कुछ एक लंबे समय के लिए रहते हैं, तो आप वहां की भाषा भी क्या होते हैं, सीख जाते हैं। तो क्योंकि आप उस एरिया में किसी भी अन्य क्षेत्र में जाकर वहां की भाषा को अगर आप
थोड़ा बहुत भी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको उसी भाषा को बोलने वाले मिलेंगे। अगर आप उसी भाषा का उच्चारण वहां पर करेंगे तो आपका उस भाषा पर क्या हो जाएगा, पूर्ण अधिकार हो जाएगा, आप उसे प्रॉपर वे में बोलने लगेंगे। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह, तो देखिए अगर कोई छात्र है जो कक्षा 8 में 11 साल वर्ष की आयु तक, मैंने आपको बता दिया कि 8वीं कक्षा में लगभग 11 से 12 वर्ष का बच्चा होता है, तो अगर वो कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से अपेक्षित है कि वह हिंदी की भाषा की समस्त नियमावली को जान सके। तो छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि 11 साल का बच्चा कोई बड़ा तो है नहीं, बाल्यावस्था में है, तो सारी हिंदी भाषा के समस्त नियमों को जानना उसके लिए जरूरी भी नहीं है और उसके बस की बात भी नहीं है कि वो सारे नियमों को इतनी उम्र में एज में जान पाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके, ये भी ऑप्शन क्या है, क्योंकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड बात नहीं की जाती है सिर्फ, और तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग कर सके। तत्सम मतलब जो तत्सम यानी कि संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी भाषा में जैसे कि वैसे प्रयोग किए जाते हैं, तो संस्कृत के वो वर्ड जिनको उठा के ऐसा का तैसा ही हिंदी में क्या किया जा रहा है, हिंदी में वैसा ही यूज कर रहे हैं जैसा वो संस्कृत में थे, वो कहते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द एकदम क्लिष्ट भाषा, एकदम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सके, ये भी कक्षा 8 के बच्चे से अपेक्षित नहीं किया जा सकता। तो हिंदी विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सके, ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। देखिए जैसे अलग अलग सिचुएशन में बच्चा होता है और वह अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा का सीख, या उसकी जो भी भाषा है, कोई भी भाषा, अगर यहाँ पर हिंदी भाषा की यहाँ पर बात हो रही है, तो अगर वो किसी भी भाषा, अपनी भाषा का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में प्रभावी ढंग से कर सके, तो हम ऐसी कक्षा 8 के बच्चे से अपेक्षा कर सकते हैं कि कक्षा 8 का बच्चा अगर किसी डिबेट कंपटीशन में भी जाएगा तो वहां पर जैसी भी परिस्थिति होगी वो उसमें हिंदी अपने शब्दों के द्वारा, हिंदी भाषा के द्वारा वहां पर अपने बात को सही ढंग से रख पाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नोट करते हुए चलेगा, लिख लीजिएगा, वो वीडियो अगर आप इसको लिख ले तो ज्यादा अच्छा है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है। भाषा सीखना मतलब जो हम भाषा इस विद्यालय में या कहीं से भी कोई अदर भाषा सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, और दूसरी भाषा अर्जित करने से मतलब है जो मातृभाषा हम स्वयं अर्जन कर लेते हैं। क्योंकि जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि लेविन ने क्या कहा था कि चॉम्स्की ने, कि भाषा अर्जन के द्वारा सीखता है बच्चा, क्योंकि छोटा बच्चा को भाषा सिखाई नहीं जाती है, वो अपनी मातृभाषा स्वयं अर्जित कर लेता है अपने आसपास के परिवेश से, और कोई और अन्य भाषा सिखाई जाती है। तो इसमें अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है, तो जो अर्जित भाषा होती है वो ज्यादा बच्चा उसमें अपने आप को सही ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश या भाषा का व्याकरण, तो सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए जैसा बच्चा जैसे माहौल में रहता है, अगर बच्चा अपने माहौल से जुड़ी ही की कोई चीज को पढ़ता है, वो अगर उसके दैनिक जीवन से रिलेटेड करके ही कोई बातें पढ़ाई जाती है तो उन बातों को क्या करता है, जल्दी से सीख जाता है। तो ऐसा ही भाषा के से रिलेटेड भी है, अगर बच्चे को उसकी मातृभाषा से अलग कोई भाषा सिखाई जाती है तो उसमें से क्या होती है, उसमें उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर उसे तो सबसे प्रमुख कारण क्या है, भाषाई परिवेश। तो जैसा परिवेश उसे मिलेगा, उसका सीखने की जो स्पीड होगी, सीखने का जो इम्पैक्ट या प्रभाव जो सीखने का उसका पड़ेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो करेगा भाषाई परिवेश पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम उपयोगी क्या है, सबसे कम उपयोगी है। तो क्वेश्चन को एक बार देखिए, प्राथमिक स्तर, क्योंकि प्राथमिक स्तर मतलब प्राइमरी, नर्सरी टू 5th क्लास, तो बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी। तो अपने पहले वीडियो में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था और इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया है, तो ये तो सेम टू सेम कम से कम 5 से 6 बार सीटेट में आया हुआ भी अभी है। सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया ऐसे का ऐसा ही। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम उपयोगी क्या है। चित्र देखकर कहानी कविता लिखाना, पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना, और नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। तो इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए चित्र देखकर कहानी कविता लिखना मतलब बच्चा अपने आप को इसमें अभिव्यक्त करेगा। अगर बच्चा किसी घटना का वर्णन कर रहा है तो उसका भी उसे भी क्या करेगा, वो अपना वर्णन अपने शब्दों के अनुसार करेगा, वो उसे भी सही। तो ये भी क्या है, ये दोनों ही ऑप्शन महत्वपूर्ण है। और नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना, तो इसमें भी बच्चे की क्या होगी, इसमें भी उसकी सृजनशीलता होगी, इसमें भी बच्चे की क्रिएटिविटी होगी, तो वो अपने शब्दों में बात को बताएगा। लेकिन पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, ये क्या होगा, ये प्रॉपर फिक्स एक निश्चित शब्दों में ही उत्तर देना होगा। और क्योंकि प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात हो रही है, तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सवालों को सोल्व कराने का क्या है यहाँ पर, ये सबसे कम उपयोगी। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए
क्या आवश्यक है। तो सब देखिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए, आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है। देखिए, आप कोई रचना पढ़ते हैं और उसके बारे में आप अपनी कोई राय बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसके बारे में अपनी राय बनाने के लिए आपको आत्मविश्वास अपना विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चीजें जरूरी हैं। तो भाषा बोध और साहित्य बोध, कविता और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध। तो देखिए, अगर जहां पर आपको निश्चित एक प्रॉपर एरिया में बांध दिया जाए, ऐसे समझिए कि आपको सिर्फ आपकी सोच का या सोच के आपके आत्मविश्वास को, दायरे को थोड़ा संकीर्ण करने की यहाँ पर बात होती है। तो वो ऑप्शन क्या होते हैं, बिल्कुल गलत होता है। देखिए, कवि और कविता के बारे में जानकर सिर्फ आप किसी के भी बारे में सही स्वतंत्र अपना आत्मविश्वास या अपनी राय सही नहीं दे सकते। जरूरी नहीं है कि कविता अच्छी है तो कवि भी अच्छा हो सकता है कवि अपना कवि खराब हो, उसकी कविताएं अच्छी हो। तो साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, सिर्फ इतिहास को जानने से, अगर आपको इतिहास नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी रचना के बारे में अपना कोई विचार नहीं दे सकते, आप अपनी स्वतंत्र राय नहीं दे सकते। तो साहित्य बोध और छंद बोध, तो यहाँ पर सिर्फ छंद बोध की इसमें बात हो रही है, तो ये भी क्या है, आप एक संकीर्ण है। तो भाषा बोध और साहित्य बोध, देखिए, अगर आपको भाषा के सही सभी नियमों का ज्ञान है और आपको लिटरेचर साहित्य का भी पता है, तो आप अपना आत्मविश्वास किसी भी रचना के बारे में स्वतंत्र राय देने के लिए विकसित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चों, तो देखिए, सतत आकलन जो विभिन्न कक्षाओं में जो पूरे वर्ष पर चलने वाला आकलन है, वो क्या कहलाता है, सतत आकलन। तो सतत आकलन का उद्देश्य क्या है, तो बताना है। तो सतत आकलन जो होता है वो बच्चों को की तरक्की प्रयोग जानने के लिए किया गया। तो इसे सतत आकलन को कब किसने लागू किया, तो ये यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे सीबीएसई ने लागू किया था 2010 में। तो बच्चों ने क्या सीखा, सतत आकलन का उद्देश्य क्या, यही जानना है कि बच्चों ने क्या सीखा, बच्चे कैसे सीखते हैं या बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, और बच्चों ने कितना सीखा। तो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो बच्चों ने क्या सीखा, इसका तो सिर्फ एक, आप इसका पता तो छमाही या त्रैमासिक या एनुअल टेस्ट में भी पता लग सकता है। बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, इसका पता कैसे लगेगा, क्रियात्मक शोध के द्वारा। और बच्चों ने कितना सीखा है, ये भी कैसे पता लगेगा, टेस्ट से ही पता लगेगा। तो सतत आकलन का उद्देश्य क्या है, सतत आकलन का उद्देश्य है यह जानना कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो बच्चे कैसे सीखते हैं ये जानना ही सतत आकलन का एक नहीं महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सॉरी। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। तो देखिए, भाषा शिक्षण की हिंदी और इंग्लिश की दोनों की पेडागोजी बिल्कुल सेम टू सेम ही होती है। जो हम हिंदी की पेडागोजी फर्स्ट में पढ़ते हैं वही क्या होता है, हमें हिंदी जो हम हिंदी में पेडागोजी पढ़ते हैं वही क्या होती है, सिर्फ लैंग्वेज कन्वर्ट इन हो जाती है, ट्रांसलेशन का ही फर्क है, सिर्फ वही क्या होती है, इंग्लिश में भी होती है। तो मातृभाषा की किस विधि, सॉरी, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी इनमें से ऐसी विधि है जिसका शिक्षण कराते समय बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा सीधा जो भाषा पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी में ही सब कुछ चलता है। तो ऐसी कौन सी विधि है, अनुवाद विधि। देखिए, अनुवाद विधि पता लग रहा है अनुवाद होगा उसकी मातृभाषा में ही करेंगे, सिंपल से आता है ऑप्शन गलत। सूत्र विधि गलत। तो व्याकरण, सिर्फ व्याकरण विधि में भी भाषा मातृभाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि मातृभाषा के नियमों के आधार पर ही क्या पढ़ाई जाती है, व्याकरण पढ़ाई जाती है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि जो कि आपने मेथड भी पढ़ा होगा, डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश में पेडागोजी में आपने पढ़ा होगा। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इंग्लिश के डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, सिर्फ इंग्लिश की नहीं, किसी में भी अगर प्रत्यक्ष विधि से कोई भाषा पढ़ाई जा रही है तो उसमें क्या होता है कि उसी भाषा के शब्दों का सिर्फ प्रयोग किया जाता है, मातृभाषा में उसका अनुवाद नहीं किया जाता। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, भाषा शिक्षण को मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर। तो पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है। पूरक पाठ्य पुस्तक मतलब सप्लीमेंट्री बुक। तो कई सारे लोगों ने पढ़ी भी होंगी 9th क्लास के बाद, शायद 9th क्लास में या उससे पहले भी सप्लीमेंट्री बुक लग जाती हैं और उससे पहले भी होती हैं। तो पूरक पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य क्या है। पूरक, यहाँ पर देखिए, पूरक मतलब जो पूर्ति करे, किसकी, पढ़ने की। तो गंभीर साहित्य पढ़ना, बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना और वाचन अभ्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सप्लीमेंट्री बुक। पूरक पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री बुक। और सप्लीमेंट्री बुक देने का मतलब, एक्स्ट्रा बुक देने का मतलब क्या है, गंभीर साहित्य पढ़ाना, तो उनमें ऐसी कोई गंभीर स्टोरीज या कहानी साहित्य नहीं दिया होता है। बलपूर्वक पढ़ाना, तो बल भी उसमें बच्चों को पढ़ाने पर इतना प्रेशर नहीं दिया जाता है कि बलपूर्वक पढ़ा रहे हैं। और ना ही होमवर्क, तो उसके पूरक पाठ्य पुस्तकों के बिना भी होमवर्क अतिरिक्त दिया जा सकता है।
क्योंकि बाकी की पुस्तकों में इतना अभ्यास ये होता है कि उन्हीं की अगर एक्सरसाइज दी जाए तो वही बच्चों को क्या लगता है, अतिरिक्त लगता है। तो ऑप्शन ये भी क्या होगा, गलत। तो इसका सही क्या है, वाचन अभ्यास। तो बच्चों को वाचन का अभ्यास कराने के लिए पूरक पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए क्लासेस में दी जाती हैं, ताकि उनका जो वाचन है वो सुधर सके, उनका वाचन सही ढंग से हो सके। तो आखिरी क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का। अगर आज आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने एक बार भी सीटेट दिया है उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीटेट का पेपर कितना हार्ड है और उसको क्रैक करने के लिए आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। तो आपको क्या पढ़ना है, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ये पढ़ना है। तो लिखना क्या है, सिर्फ लिखना यहाँ पर दिया हुआ है। तो लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है, पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो देखिए मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें लिखना और पढ़ना क्या है, ऐसा उसमें दोनों चीजें पूछी गई। तो लिखना और पढ़ना क्या होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, पढ़ना पढ़ने के बाद सीखा जाता है, लिखना गलत है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो अत्यंत जटिल कौशल है, तो लिखना इतना जटिल भी नहीं है। हालांकि जब प्रारंभ में सीखते हैं तो जटिल होता है, लेकिन लिखना इतना जटिल नहीं है। तो यांत्रिक कौशल है, गलत। यांत्रिकता तो बिल्कुल ही ऑप्शन, अगर आपको कहीं यांत्रिक मिल जाता है तो ऑप्शन ही बिल्कुल गलत होगा। तो लिखना क्या है, ये लिखना एक तरह की बातचीत है। तो गाइस आज हमने काफी सारे सॉरी लिमिटेड क्वेश्चन है। हर वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी की आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले भी 2 वीडियोस आ चुके हैं। तो हिंदी पेडागोजी का अध्याय 3 है भाषा का। इससे देखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो भी, क्योंकि मैंने आपको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिर्फ हिंदी में 10 से 11 टॉपिक है, उन्हीं से क्वेश्चन बार बार घूम फिर कर पूछे जाते हैं। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने जो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ और उन्हीं की प्रैक्टिस कराता हूँ और वही मैं आपको डिस्क्राइब करते हुए चलता हूँ। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सारे क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से सुने, वीडियो को बिना काटे शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और सारे क्वेश्चंस को नोट भी करते चलें और बाद में उनके आंसर बिना देखे लगाएं, ताकि आपको पता चले कि आप कितना करें। तो आज गाइज अगर आपने अभी देखा है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 15 आउट ऑफ 15 कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो सिर्फ आपको ये पढ़ने हैं पूरा और यहाँ से आपको क्या होंगे, 15 अंक मिल जाएंगे। तो गाइज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइज ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और ये हिंदी पेडागोजी पार्ट 3 है और जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले के 2 वीडियोस भी देख सकते हैं। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।